नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं वही क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके लिए। तो अपने पहला पार्ट है, उसके अंदर एक पहला पार्ट है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो उनको आप देख लें। और आज अपना दूसरा पार्ट है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ देखने वाले विद आंसर, और साथ साथ आप इनको नोट करते हुए जाए कि अच्छा सा क्वेश्चन बैंक अपने लिए तैयार कर ले, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है एग्ज़ाम टाइम में। तो अपन शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पार्ट का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। ये इस पार्ट का नाम है, और इससे भी वह छोटे क्वेश्चन आने की भी संभावना है, और बड़ा क्वेश्चन भी इसके अंदर से आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे पेट में या हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो हमारे अमाशय के अंदर जो अम्ल होता है उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाहे उदर का पूछे चाहे अमाशय का पूछे, वो अम्ल होगा, उसका नाम है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं, तनु अम्लों से अभिक्रिया अगर कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा, यानी कि तनु अम्ल है, उनके साथ अपन किस पदार्थ की अभिक्रिया करवाएं कि उससे CO2 न बने, तो वो पदार्थ हो जाएगा चूना। भाई चूना है, उसकी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया होगी तो उससे CO2 नहीं बढ़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रक्त का pH मान होता है। तो रक्त का pH मान होता है 7.4। रक्त का pH मान हो जाएगा 7.4, और प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। इस बात को भी आप नोट कर लें, प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। हाँ जी, तो 2 क्वेश्चन अपने इसमें तैयार हो गए, यानी कि रक्त का pH मान 7.4 और प्रकृति क्षारीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH संभवतः क्या होगा। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आपको 2 नाम याद रखने हैं इसमें, एक तो अनिल और दूसरा क्षालानी। अनिल से हो जाएगा अपन ऐसे तो हो जाएगा अम्ल, और नी से हो जाएगा नीला, और ला से हो जाएगा लाल। यानी कि अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, यदि कोई लाल लिटमस को नीला कर रहा है, यानी कि लाल है उसको क्या कर रहा है नीला, तो दूसरा अपना जो ट्रिक है वो हो जाएगी क्षार लानी, यानी कि क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्षार का pH मान है वो होगा 7 से ऊपर, 7 और 14 से के बीच में। 7 से 14 के बीच में जो मान होते हैं वो होते हैं क्षारीय, और 7 से लेकर 0 तक के जो मान होते हैं वो होते हैं अम्लीय। और 7 पर कोई पदार्थ आ रहा है तो उस वो होता है उदासीन। तो क्षारीय तो यानी कि ये 1, 4 और 5 ये तो तीनों 7 से कम है, तो इसका pH मान हो जाएगा 10। जो विलियन है उसका pH मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कोई विलियन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ये विलियन क्या होगा। तो ये विलियन हो जाएगा अपना HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल है वो लिटमस पर क्या क्रिया करते हैं, तो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी अनिल की ट्रिक अपने काम में आ रही है यहाँ पर। अम्ल है वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे किससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि लिटमस से वो अपन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो लिटमस थेलोफाइट समूह है कि लिचेन पौधे से, यानी थेलोफाइट समूह का जो लिचेन पौधा है उससे अपने ये तैयार किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखते हैं, गंधीय सूचकों के 3 उदाहरण। नहीं, गंधीय सूचक कौन कौन से हैं। तो गंधीय सूचक अपना पहला तो है प्याज, पहला क्या हो जाएगा प्याज, दूसरा हो जाएगा लौंग, और तीसरा हो जाएगा तेल व वेनिला। तो ये 3 गंधीय सूचक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के, और धात्विक ऑक्साइड वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। ये धातु है वो उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, और अधातु की उसकी प्रकृति होती है अम्लीय, यानी कि ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय आप याद रख सकते हो इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। तो 2 संश्लेषित जो सूचक है उसमें पहला तो है मेथिल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोल फथिलीन। पहला हो जाएगा मेथिल ऑरेंज और दूसरा हो जाएगा फिनोल फथिलीन। ये 2 संश्लेषित या कृत्रिम सूचक भी अगला पूछ सकता है आपको, तो चाहे कृत्रिम सूचक पूछे चाहे संश्लेषित सूचक पूछे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मुंह में धातु का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। तो साधारणतः देखा जाए तो अपने मुख का pH मान या लार का pH मान होता है 6.4 से 6.5, 6.4 से 6.5 होता है। तो इससे तो अपने धातुओं को नुकसान नहीं होता है, लेकिन अपन क्या करते हैं जैसे खाना खाने के बाद में
दांतों को ढंग से साफ नहीं करते और जो जीवाणु होते हैं वो शर्करा का विघटन कर अम्ल का निर्माण करते हैं, और अम्ल का निर्माण करने से अपना मुंह है वो हो जाता है अम्लीय, और अपने मुंह का पीएच मान हो जाता है 5.5 के करीब। लगभग कितना हो जाता है, 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का जो से आराम हो जाता है, या दांतों के ऊपर चढ़ा जो सबसे कठोर आवरण होता है जिसको कहा जाता है इनेमल, तो इस इनेमल का क्षय हो प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो खाने का सोडा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बेकिंग सोडा और टोट्रिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। यानी टोट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडा इसका जो मिश्रण है उसको अपन क्या कहेंगे, बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 अपन देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड है उसकी प्रकृति होती है वह क्षारीय, कैसी हो जाएगी, क्षारीय, और अधातु की अम्लीय, ये याद रखो आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेयजल है उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण CaOCl2 का उपयोग करा जाता है, या पेयजल को शुद्ध करने में के अंदर भी इसका उपयोग होता है। तो चाहे जीवाणु रहित पूछे चाहे शुद्धिकरण में पूछे तो ये हो जाएगा अपना विरंजक चूर्ण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नेटल के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए? तो नेटल है उसके अम्ल में होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, या इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो चाहे नेटल के डंक में पूछे चाहे चिट्टी के डंक में पूछे, यानी जितने भी डंक मारने वाले जो जीवाणु होते हैं, जीव होते हैं, उनके डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो दोनों में से आप कोई सा भी इसके अंदर लिख सकते हैं, चाहे मेथेनोइक लिखो चाहे फॉर्मिक अम्ल लिखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, नेटल डंक से उत्पन्न जलन का इलाज कैसे किया जाता है? तो नेटल डंक का डंक है तो उससे राहत पाने के लिए अपन क्या करते हैं, डोग के पौधे की पत्ती से, डोग का पौधा है उसकी पत्ती से अपन इसका इलाज कर सकते हैं। या डंक है उसके अंदर अम्लीय पदार्थ है उसका स्राव होता है, और उसको अपन उदासीन करने के लिए, अम्ल है उसको उदासीन करने के लिए कोई भी क्षारीय पदार्थ हम काम में लेते हैं तो उससे अपन को राहत महसूस होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 अपन देखते हैं, मिलान करना है। तो इसमें आप पदार्थ के अंदर उपस्थित अम्ल का नाम आपको बताना है। तो सबसे पहला है नींबू, तो नींबू के अंदर कौन सा पदार्थ हो जाएगा, यानी कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो नींबू के अंदर हो जाएगा सिंट्रिक अम्ल, नींबू है इसके अंदर हो जाएगा सिंट्रिक अम्ल। दूसरा है सिरका, तो सिरके के अंदर होता है अपना एसिटिक अम्ल, सिरके के अंदर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और तीसरा समय है टमाटर, तो टमाटर के अंदर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। और उसके बाद लास्ट में दही, तो दही के अंदर होता है लैक्टिक अम्ल, दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। और दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है दूध को दही में बदलने का काम करता है। और दही और दूध दोनों के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 अपन देखते हैं, मिलान करना है इसके अंदर, पदार्थ का नाम है और उसका जो रासायनिक सूत्र है उससे अपने को मिलान करना है। तो सबसे पहला है विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण है उसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो है CaOCl2, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2। उसके बाद अगला है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3 हो जाएगा। उसके बाद धोने का सोडा, तो धावन सोडा है इसका जो रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O। उसके बाद अंतिम है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा CaSO4 1/2H2O। और इसके अंदर अगला आपको पीओपी का फुल फॉर्म में पूछ सकता है, पीओपी का पूरा नाम, पीओपी का पूरा नाम पूछा जाए तो पीओपी का पूरा नाम हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो पीओपी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? यानी कि अम्ल का जलीय विलयन है तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है? तो देखो अम्ल का जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं, क्या होता है, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। और यही कारण है कि अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत धारा का चालन हो जाता है। और अशुद्ध जल है उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिए, किसी द्रव्य का पीएच मान यदि 7 है या वो उदासीन है बिल्कुल, तो उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 अपन देखते हैं, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा? तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी क्या हो जाता है, दूध या हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अपन क्या करते हैं, अम्ल और क्षार के मध्य जब अभिक्रिया करवाई जाती है
अम्ल और क्षार के मध्य अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो इससे बनने वाला जो पदार्थ है वो होता है लवण। लवण और जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए अपन ने यहाँ पर लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस, दूसरा लेते हैं क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इनके मध्य जब क्रिया होती है तो क्रिया से जो पदार्थ बनेगा वो है NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी कि अपना साधारण नमक प्राप्त होता है और इसके अंदर जल मुक्त होता है। और ये भाई मोस्ट मान के चलो आने की संभावना है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुकरण किसे कहते हैं। तनुकरण किसे कहा जाता है, तो जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस OH के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, तो इसे बोलते हैं तनुकरण। इसको कहा जाता है तनुकरण कहा जाता है। हाइड्रोनियम आयन भी अपन इसको बोलते हैं। उसके बाद अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की परिभाषा, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर अपघटित होकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसको अपन बोलते हैं अम्ल। और दूसरी इसकी परिभाषा हो जाएगी, अम्ल क्या करते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। स्वाद के अंदर खट्टे और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्षार। और क्षार की दूसरी परिभाषा हो जाएगी, वे पदार्थ जो स्पर्श करने पर चिकने और कड़वे कसैले होते हैं और लाल लिटमस को कर देते हैं नीला। लाल को नीला करने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, किन्हीं दो प्रबल अम्लों और दुर्बल अम्लों के नाम लिखो। किन्हीं दो प्रबल अम्ल और किन्हीं दो दुर्बल अम्लों के नाम अपने को बताने हैं। तो सबसे पहला जो प्रबल अम्ल है वो है अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दो प्रबल अम्ल है। और उसके बाद दुर्बल अम्ल की अपन बात करें तो CH3COOH या एसिटिक अम्ल है, वो दुर्बल अम्ल है। और अगला है कार्बोनिक अम्ल या H2CO3। तो ये हो जाएगा अपना दुर्बल अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किन्हीं दो प्रबल क्षारकों व दुर्बल क्षारकों के नाम बताइए। प्रबल और दुर्बल क्षारकों के आपको नाम बताने हैं। तो इसके अंदर पहला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये हो गए दो प्रबल क्षारक। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो जाएगा। और उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो ये हो जाएंगे दुर्बल क्षार। अब इसके अंदर आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है, यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य जो अभिक्रिया होती है, तो इसमें बढ़ने वाला जो लवण है वो होगा उदासीन। बढ़ने वाला लवण हो कैसा होगा, उदासीन होगा, क्योंकि अम्ल भी तो प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। और यदि अपन प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से करवाते हैं तो इसके अंदर जो बढ़ने वाला लवण है वो होगा अम्लीय। और यदि अपन प्रबल क्षार की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल से करवाते हैं तो उससे बढ़ने वाला जो लवण है वो होगा क्षारीय प्रकृति का। यानी कि ध्यान रखो, जो भी पदार्थ प्रबल है तो बढ़ने वाला लवण है वो उसकी प्रकृति दर्शाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हमारे शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ है वो है भाई दांतों का इनेमल, यानी कि दांतों के ऊपर आवरण होता है जिसको बोलते हैं इनेमल। और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना है। शुक्र ग्रह उसका वायुमंडल, तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना हुआ है। इनकी सैसे शुक्र और सैसे सल्फ्यूरिक अम्ल आप याद रख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्लोर क्षार किसे कहते हैं। क्लोर क्षार किसे कहते हैं भाई, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो आप इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड है नमक, उसके जलीय विलयन में यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन तो हो गया क्लोर, क्लोरीन से तो क्या हो गया क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या हो गया क्षार। तो क्लोर और क्षार दोनों इसके अंदर उत्पन्न होने के कारण इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल अपन इसके अंदर देखते हैं, 2NaCl AQ, ये विलियन है तो इसके लिए आ गया AQ।
सोडियम क्लोराइड हो गया, और जल के साथ इसके विक्रियापन करते हैं 2H2O, तो ये हो गया लिक्विड। अभिक्रिया से बनेगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन, और इसके अंदर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये विक्रिया आप इसके अंदर याद रख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस कहाँ पर मुक्त होती है? क्लोर क्षार यदि अभिक्रिया होती है तो इसके अंदर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पर मुक्त होगी? तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। यानी कि विद्युत अभिक्रियापन करवाते हैं तो इसके अंदर जो दो पदार्थ दो होते हैं, प्लस पर होता है एनोड और माइनस पर होता है कैथोड। तो प्लस वाला जो भाग है, एनोड वाला भाग है, वहाँ पर गैस बनेगी क्लोरीन, और माइनस वाला जो कैथोड भाग है उसके ऊपर गैस बनेगी हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम व सूत्र लिखो। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसका रासायनिक नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। और अपना जो पेट के अंदर अतिअम्लता हो जाती है कई बार, या एसिडिटी की शिकायत होती है, तो उसके अंदर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका उपयोग करा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 अपन देखते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप कौन कौन से हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो विविध रूप है, सबसे पहला है चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन अपन कहते हैं, दूसरा है खड़िया, और तीसरा है मार्बल या संगमरमर। तो ये 3 कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं, तो आप इनको ध्यान रख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता? ये भी टॉप मोस्ट है भाई, मोस्ट लगा कर चलो। तो पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते? तो सीधी सी बात है, पीतल और तांबा धातु है, पीतल और तांबा क्या है? धातु है, मेटल है, और दही क्या है? खट्टा है, यानी कि अम्ल है। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके विषैले लवण बनाती है या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो अपने शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, और इस कारण इनको पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता। तो परिभाषा हो जाएगी, दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय है। दही और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? अम्लीय, जो पीतल व तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जो विषैले होते हैं। इस कारण दही व अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, धातु के साथ अम्ल की क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है? इस गैस में उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो धातु है उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस में मुक्त होती है। तो यहाँ पर अपने धातु के लिए लिया जिंक Zn, और अम्ल के लिए अपन लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। उसके बाद इसे बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस उदाहरण से अपने को ज्ञात हो जाता है कि भाई इस अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाँ इसी का उत्तर देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति जांच के लिए गैस के समय वे एक जलती हुई तिल्ली लेकर जाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि जलती हुई तिल्ली के पास फटफट की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वहां पर कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। और इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, अम्ल को तनुकृत करके समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल में अम्ल को? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अम्ल को तनुकृत करने के दौरान कभी भी इसमें जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जल को अम्ल में मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है, और जिसके कारण मिश्रण पात्र से बाहर भी आ सकता है और समीप खड़े व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? यानी कि जल के बिना या जल की अनुपस्थिति में अम्ल वो अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं करते? तो जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयनों H+ का विलयन नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही अम्ल के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन आयन है वो ही क्या होते हैं? अम्ल के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः इसकी अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 37 अपन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को आद्ररोधी बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी जल के संपर्क में आने पर लेई जैसा पदार्थ बन जाता है तथा शीघ्रता से कठोर, यानी कि जैसे ये सूखेगा तो शुगर क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, क्रिस्टली ठोस यानी कि जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है, यानी कि जिसके अंदर नमी की मात्रा न हो, बिल्कुल कम हो, वैसे बर्तनों में अपन इसको रख दें।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, अम्लों के सामान्य गुण लिखो। तो अम्लों के सामान्य गुण हो कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो गुण है, ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनकी अनिल की ट्रिक से नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यदि धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद एक क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। और जब अम्ल की एक क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, पीएच स्केल किसे कहते हैं। भाई ये भी टॉप मोस्ट है, पीएच स्केल का, या छोटा या बड़ा, एक क्वेश्चन कन्फर्म इस पार्ट में से मानकर चलो। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई, जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। जिसको क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसकी खोज करी थी सन 1909। उसके बाद पीएच में पी का अर्थ क्या है। तो पीएच के अंदर जो पी एक जर्मन शब्द पुसान से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और एच होता है, एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो पावर ऑफ जो हाइड्रोजन होता है उसी को पीएच कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पीएच स्केल का नामांकित चित्र। पीएच स्केल है ये नामांकित चित्र, भाई मोस्ट है, आ सकता है, तो इसको भी आप मोस्ट लगाकर चल लें। तो अपन देखते हैं ये पीएच स्केल है, और जिस प्रकार से अपने स्केल के अंदर 0 से मान लो 15 तक मानक है, 14 तक मानक है, तो ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होते हैं, 0 से 14 तक मानक होते हैं। 0 से लेकर 14 तक इसके अंदर मानक होते हैं। और अपनी जो स्केल होती है उसका 0 कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है। लेकिन ये शुरू कहाँ से होती है, यहाँ से, बिल्कुल जो 7 बीच के अंदर देर का, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और 7 से अपन 0 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 0 की तरफ अपन बढ़ते हैं तो पदार्थ वो होता जाएगा अम्लीय। जैसे अपन 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो पदार्थ वो हो जाएगा अम्लीय। और 7 से 14 की तरफ अपन बढ़ते हैं तो पदार्थ वो हो जाएगा क्षारीय। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 है वो होता है उदासीन, यानी कि नहीं तो वो अम्लीय गुण दर्शाएगा और न ही वो क्षारीय गुण दर्शाता है। और 7 से 0 की तरफ हम चलते हैं तो एच प्लस आयन है, इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। और 7 से 14 की तरफ हम बढ़ते हैं तो ओ एच माइनस जो आयन है उनकी सांद्रता बढ़ में कमी आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, पकौड़े को स्वादिष्ट व खस्ता बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पकौड़े उसको स्वादिष्ट या खस्ता बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCO3, उसका उपयोग करा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र व बनाने की विधि व दो उपयोग। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए तो इसको अपन देखते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCO3। क्या हो जाएगा, NaCO3। और रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बनाने की विधि NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। NaCl है, उसका उपयोग करके अपन क्या बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर उसके अंदर मिलाते हैं जल H2O, और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और NH3 अमोनिया। इन सब के मिश्रण से किसका निर्माण हो जाएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। और जो उत्पाद बनेगा वो है NaCO3, यानी कि अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जो बेकिंग सोडा है उसका निर्माण हो जाएगा। उसके बाद इसके उपयोग अपन देखते हैं। तो इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। इनकी CO2 गैस उत्पन्न करने के कारण या CO2 गैस होने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में करा जाता है। और खाद्य पदार्थ में बेकिंग पाउडर के रूप में। और जो तीसरा उपयोग है वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र बनाने की विधि, दो उपयोग। सेम वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने की विधि जलीय सोडियम क्लोराइड, जलीय सोडियम क्लोराइड, लवण व जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का उल्टा है, इसमें क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो अपन यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, और उसके अंदर क्लोरीन गैस अपन प्रोवाइड करते हैं तो उससे अपना CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका निर्माण हो जाएगा। और इस क्रिया के अंदर जलमुक्त होता है H2O। इसका उपयोग हो जाएगा पेयजल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने के लिए, पहला उपयोग हो गया। और दूसरा है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, इन वस्त्र उद्योग के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45,
धोने का सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र बनाने की विधि तथा कोई दो उपयोग लिखो। तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। उसके बाद बनाने की विधि, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 + 10H2O, और इसकी जो विक्रिया से बनेगा Na2CO3 10H2O, यानी कि धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में, कांच उद्योग है, साबुन उद्योग है, कागज उद्योग है, उनके अंदर इसका उपयोग करा जाता है। और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 अपन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सूत्र बनाने की विधि व कोई दो उपयोग। तो यहाँ से भी इन तीनों चारों में से एक आने की संभावना है 100%। तो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। और सूत्र हो जाएगा CaSO4 1/2H2O, ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। बनाने की विधि, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। तो ये यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन भी बनकर आ रहा है, यानी कि जिप्सम को कितने डिग्री केल्विन पर गर्म करा जाता है? तो 373 डिग्री केल्विन। उसके बाद ये बनाने की विधि हो जाएगी 2CaSO4 2H2O और 373 डिग्री केल्विन पर इसको गर्म करते हैं। तो इससे अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा 2CaSO4 1/2H2O और 3H2O। तो ये हो जाएगा इसका निर्माण। उसके बाद इसका उपयोग अपन देखते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके यूज क्या है। तो इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। एक तो अपने जो मिट्टी टाइप के जो खिलौने होते हैं वो इससे बने होते हैं। और दूसरा, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने तो इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि प्लास्टर बांधने में, और इस कारण इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। उसके बाद अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो जब वर्षा के pH का मान 5.6 से कम हो जाए तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा होती है। यानी कि जो जल होता है वो क्या करता है, अपने वायुमंडल में उपस्थित सल्फर है उसे क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन है वो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। और नाइट्रोजन है वो O2 से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। और जब ये जल से क्रिया करते हैं तो इससे अम्ल का निर्माण होता है। तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, और ये तीनों प्रकार के अम्ल हो जल के अंदर मिल जाने के कारण वो क्या वर्षा कौन सी होती है? अम्लीय वर्षा होती है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, यदि कोई धातु यौगिक एक के तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो एक का नाम बताइए। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो धातु ए यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और उत्पन्न गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि तिल्ली बुझ रही है, इसका मतलब CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और अभिक्रिया इसके लिए हो जाएगी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके अभिक्रिया से CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण इसमें होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क HCl गैस H+ आयन उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि HCl से अणु H+ आयनों का निष्कासन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो पाता। यानी कि इसके लिए अपने को जल की आवश्यकता होती है, और जल की अनुपस्थिति के कारण H+ आयनों का निर्माण नहीं हो पाता है। इस कारण से H+ आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण लिटमस पत्थर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि नहीं तो इसमें अम्लीय गुण आएगा और न इसके रंग में कोई बदलाव होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? तो धात्विक ऑक्साइड उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 51, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? उदाहरण भी दें। तो लवण एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी कि निश्चित जल के अणु की संख्या जुड़ी हुई है। जैसे अपन देख रहे थे 10H2 है 1/2H2O है, या फिर 5H2O 4H2O। तो निश्चित जल के अणु की संख्या होती है, उसको अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल। अब जैसे CuSO4 + 5H2O, यानी कि H2O के साथ क्या है? निश्चित जल के अणु की संख्या ये 5, और कॉपर सल्फेट के इकाई सूत्र लिखने में 5 अणु उपस्थित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, प्लास्टर ऑफ पेरिस
कि जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। POP है, उसकी जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण अपन देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O और जल के साथ अभिक्रिया 1 से 1/2 H2O। तो इससे किसका निर्माण होगा? जिप्सम का। CaSO4 2H2O, यानी किसका निर्माण कर लेगा? जिप्सम का निर्माण कर लेगा। तो दोस्तों ये था आज अपना दूसरा पार्ट के सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप खुद भी क्वेश्चन बैंक तैयार कर लें और अपने जो भी साथी है पढ़ने वाले, उनके साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर दें, ताकि उनके भी कुछ फ़ायदा हो जाए और अपना साइंस मिशन 100 का जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़कर बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में काम कर पाएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।